नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 14 मई 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज। सबसे पहला आर्टिकल दिख रहा है आपको, द क्राइम ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। एशिया के रिस्पेक्ट में बहुत सारे एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, मतलब कि गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड या किसी गवर्नमेंट की एजेंसी के द्वारा या कोई भी ऐसा एक्टर जिसको सरकार सपोर्ट करती है, वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को गायब करवा दे ड्यू टू आइडियोलॉजिकल चेंजेस और ड्यू टू एनी अदर रीज़न, तो इसको आप बोलते हो इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। ये इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस बहुत दुनिया में तो बढ़े हैं ही, एशिया में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है ताई उंग बाइक साहब ने। ये कौन है? तो बेसिकली ही इज चेयर यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन इन्फोर्स्ड एंड इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंसेस, और इस ग्रुप के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, तो इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। दिस इज बेसिकली अ गुड आर्टिकल। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस रिस्क मिटिगेशन। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई है, हालांकि करंट अफेयर्स और एडिटोरियल में बात की है, तो इसके लिए मैं आज एक अलग वीडियो बना के लेके आऊँगा। मैं बोलूँगा कि ये जो आर्टिकल लिखा है यहाँ पे डॉक्टर वी मोहन ने, जो कि चेयरमैन है डॉक्टर मोहन डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट सेंटर्स चेन्नई के, ये आर्टिकल मैं बोलूँगा अब तक म्यूकोरमाइकोसिस से रिलेटेड जो सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन है मुझे लगी इसमें। तो इसको मैं अलग से आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो मैं जो इसके बाद वीडियो डालूंगा इस आर्टिकल को डिस्कस करने के लिए, उसको ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेरी रिस्पाइट। हर महीने का डाटा आता है निकल के, अप्रैल का भी डाटा है निकल के रिटेल इन्फ्लेशन का, और रिटेल इन्फ्लेशन में अलग अलग, जैसे कि वेजिटेबल पल्सेस का क्या चल रहा है, एग का क्या चल रहा है, सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स का क्या चल रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स का इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। महीने महीने पे इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं आसाम ब्रू की। सर्बानंद सोनोवाल जी की जगह हेमंत बिस्व शर्मा बने हैं आसाम के सीएम। 2015 तक ये कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं। नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में इन्होंने बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया है, तो इनका सीएम बनना तय था। लेकिन इनके सीएम बनने के बाद आसाम की पॉलिटिक्स के सामने क्या क्या बड़ी मुसीबतें खड़ी हुई हैं, और ये बता रहे हैं कि जिस रिलीजियस पोलराइजेशन का फ़ायदा उठा के बीजेपी आसाम में जीती है। ये आर्टिकल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। ओके, तो बेसिकली बीजेपी का जो मोडस ऑपरेंडी है आसाम में, उसको डिस्कस किया गया है, और आगे ये मोडस ऑपरेंडी किस प्रकार से इवॉल्व कर सकता है, मोडस ऑपरेंडी मतलब काम करने का तरीका, उसके रिस्पेक्ट में बात की गई है। एक आर्टिकल में आज और डिस्कस करूंगा, रिफॉर्मिंग मेडिकल एजुकेशन एन अनफेटेड मार्केट अप्रोच इज नॉट आंसर टू हेल्थ वर्क क्राइसिस। इसके रिस्पेक्ट में क्या बताया जा रहा है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। कहने मतलब ये है कि मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में हमारी जो सरकार है ना, वो प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस डाल रही, जबकि प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन एक लिमिट तक ही काम आने वाली है, एक लिमिट के बाद काम नहीं आने वाली। एक लिमिट के बाद पब्लिक हेल्थ एजुकेशन ही काम देगी, जो कि प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन कॉमर्शियल सिद्धांतों पे चलती है, प्रॉफिट मोटिव्स पे चलती है, और प्रॉफिट मोटिव्स में पूरी तरीके से कभी पब्लिक गुड नहीं होता है। तो अभी के लिए ये 4 आर्टिकल्स में डिस्कस करूँगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं मैंने कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाई है, तो हर्षित द्विवेदी एजुकेशन चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, आपसे अलग अलग प्रकार से जुड़ने की कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम पे जो आपके डाउट्स आते हैं उनको मैं शॉर्ट्स बना के आंसर देने की भी कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्राइम ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस मस्ट एंड। ये जो केसेस हैं इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के, ये एशिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इस रिस्पेक्ट में ऑथर का ये बोलना है कि जो एशिया के डोमेस्टिक क्रिमिनल लॉ सिस्टम्स है कंट्रीज़ के, ये बहुत कम है इस प्रकार के केसेस से डील करने के लिए। इस रिस्पेक्ट में सबसे पहले क्या शुरू किया गया है, तो भाई ये जो डेमोक्रेसी मूवमेंट है म्यांमार में, बड़ी मुश्किल से शुरू हुआ था, काफ़ी आगे पहुंचा। 2021 1 फरवरी को कूप डी अटैक हो गया, और डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसकी आप कह सकते हो कि हेड थी ऑंग सैंग सी कुई, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उसको हटा के हट दिया गया। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के जो लीडर्स हैं या तो हाउस अरेस्ट पे हैं, जेल में, कहाँ हैं किसी को ही पता नहीं है। ये जो मिलिट्री है वो पीपल के मूवमेंट को दबा रही है, और पुलिस एक लिमिट से ज़्यादा यहाँ पे वायलेंस कर रही है, और किस हद तक जा रहे हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने के लिए, इसका कोई हिसाब नहीं है। इस रिस्पेक्ट में ये बताया गया कि जब से ये कूप हुआ है, ये जो यूनाइटेड नेशंस का वर्किंग ग्रुप है ऑन इनफोर्स्ड और
इनवॉलेंट्री डिसअपीयरेंसेस, जिसको आप WGEID बोलते हो, इसको बहुत सी रिपोर्ट्स मिली हैं एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस को लेके, खासकर उन विक्टिम्स के फैमिली मेम्बर्स से। बेसिकली जिन लोगों को भी म्यांमार की मिलिट्री या पुलिस ने उठा के जेल में डाला है या मार दिया है पता नहीं है, उनके फैमिली मेम्बर्स से जब यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ने बात की तो इतनी प्रॉब्लम सामने आ गई हैं। तो प्लेथोरा ऑफ केसेस हैं यहाँ पे एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के, टॉर्चर के, आर्बिट्रेरी डिटेंशन के और मर्डर के। तो इस रिस्पेक्ट में म्यांमार में तो ये अत्याचार हो ही रहा है, पर क्या म्यांमार एक अकेली कंट्री एशिया में जहाँ ये अत्याचार हो रहा है? नहीं, बहुत से लीडर्स हैं, बहुत से ऐसे रिजाइम्स हैं जहाँ खुलेआम अत्याचार होता है। फॉर एग्जांपल चाइना और नॉर्थ कोरिया, दो नाम यहाँ पे आपके आने चाहिए। चाइना के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ज़्यादा बात की जाएगी। अगर आप बात करो चाइना की, तो चाइना में जो वर्किंग ग्रुप है, इसको बहुत सी रिपोर्ट्स मिली है फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स एंड कंसर्न सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब कि ये जो जिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन है, वहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं, इनके घर में से बहुत से लोगों को सरकार ने उठा लिया। सरकार जब उठाती है, मतलब चाइना की सरकार, वो कौन से बहाना देती है? री एजुकेशन का बहाना, कि भाई हम री एजुकेट करेंगे इन लोगों को ताकि टेररिज्म ना फैले। अब ये जो उइगुर माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप है, इसको बेसिकली ये जो लेके जाते हैं उइगुर माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप के लोगों को री एजुकेट करने के लिए, चाइनीज़ अथॉरिटी बोलती हैं कि जहाँ पे री एजुकेशन करने जाते हैं उसका नाम है वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। दुनिया भर के एनजीओज इनको बोलते हैं डिटेंशन सेंटर्स, और डिटेंशन सेंटर्स में तगड़ा अत्याचार होता था। कुछ लोग तो हिटलर जो डिटेंशन सेंटर्स चलाता था ज्यूज़ के अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, उससे भी कंपेयर करते हैं। और इस रिस्पेक्ट में इन लोगों को कहाँ पे ट्रेनिंग करने ले जाया गया है, ये इनकी फैमिलीज़ तक को भी नहीं पता, और फाइनली इन लोगों के साथ होगा क्या, ये भी इनकी फैमिलीज़ को नहीं पता। तो इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो रीजन है उइगुर ऑटोनॉमस रीजन चाइना में, यहाँ के बहुत से लोगों से वर्किंग ग्रुप चेयर ने बात की है, और यहाँ के जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि भाई हमारे फैमिली मेम्बर्स को क्या हुआ हमें ये पता नहीं, और हम भी लगातार डर में रह रहे हैं, ये तो ये बोलते ही हैं। उसके बाद आप देखोगे कि गायब होने की वजह क्या बहुत बड़ी थी। तो कभी कभी जो गायब होने की वजह होती है, चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के लोगों को उठाने की वो वजह होती है, वो बहुत ट्रिवियल होती है, बहुत छोटी होती है। तो आप अपने अब्रॉड रह रहे किसी रिलेटिव्स के साथ बातचीत कर रहे हो, या फिर इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स बना रहे हो, तो हल्की सी भी चाइनीज़ अथॉरिटी को अगर शक हो गया तो तुमको उठा लेंगे। इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे रेजिडेंशियल सर्वेलेंस एट अ डेजिग्नेटेड लोकेशन, RSDL नाम का आप कह सकते हो एक इनिशिएटिव है अंडर आर्टिकल 73 ऑफ अमेंडेड क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ। ये मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। तो ये जो RSDL चाइना का इनिशिएटिव है अंडर आर्टिकल 73, इसको चाइना में इंडिविजुअल्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, खासकर उन इंडिविजुअल्स के खिलाफ जो चाइना की स्टेट सिक्योरिटी को खतरा पहुंचा सकते हैं। अब इस रिस्पेक्ट में RSDL ब्लैंकेट पावर्स देता है चाइना की आर्मी और पुलिस को कि वो कभी भी किसी को भी बिना बताए डिटेन कर सकते हैं, और उनके फैमिली मेम्बर्स को ये बताया तक नहीं जाएगा कि ये लोग कहाँ लेके गए, इनके साथ हुआ क्या। कई कई साल और डेकेड्स बीत जाते हैं और इनके फैमिली मेम्बर्स को पता नहीं चलता कि इनके फैमिली मेम्बर्स गए कहाँ। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में 10 डेकेड्स का डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपको पता है जो वहाँ की बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है और जो वहाँ की तमिल पॉपुलेशन है, इन दोनों के बीच में अक्सर कर लड़ाई होती रहती है। अब मुस्लिम पॉपुलेशंस का भी पोलराइजेशन हो रहा है इस रिस्पेक्ट में। तो ये जो सिन्हला वर्सेस तमिल्स का जो इशू है, या फिर कह लीजिए कि तमिल्स और मुस्लिम्स एक साइड हो रहे हैं, सिन्हला दूसरी साइड हो रहे हैं, इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें श्रीलंका में चल रही हैं। अब श्रीलंका के सिविल वॉर के दौरान जो भी इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस हुए, जो भी श्रीलंका की आर्मी ने पुलिस ने किया, उस रिस्पेक्ट में इससे पहले जो श्रीलंका की सरकार थी उसने कुछ स्टेप्स लिए लोगों को अकाउंटेबल करने के लिए। लेकिन अभी के लिए जो श्रीलंका की सरकार आई थी, उसने फिर इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के सारे इश्यूज को बैकग्राउंड में रख दिया है और प्रमोट कर रही है कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी फॉर दिस क्राइम्स। तो पहले की जो श्रीलंका की सरकार थी वो कहीं ना कहीं लोगों को अकाउंटेबल करने की एटलीस्ट कोशिश कर रही थी, कर वो भी नहीं पाई थी। लेकिन अब तो सरकार का सीधा सीधा ये स्टैंड आ गया कि नहीं भाई, जिसने भी पहले वॉर क्राइम्स किए हैं, ऐसा नहीं है, वॉर क्राइम्स दोनों पार्टी ने किए, मतलब कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, जो हुआ वो हुआ, उसको भूल जाओ, उसके लिए किसी को सज़ा नहीं मिलेगी। अभी उस रिस्पेक्ट में पोलराइजेशन श्रीलंका की सोसाइटी में बहुत हो रहा है, और सरकार इस प्रकार के इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का खुलेआम प्रयोग कर रही है। फिर भाई अगर आप देखो तो काउंटर टेररिज्म मेजर के नाम पे बहुत से और देश हैं जहाँ पे इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, और आगे आने वाले समय में ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के केसेस कम होंगे, इस बात की देखिए कोई गारंटी है नहीं।
फिर ये जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं ये एशिया में नहीं हो रहे हैं। आप देखोगे कि इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के बारे में जो ओपन डोमेन में इंफॉर्मेशन आई वो 1970s में आई। अर्ली 1980s में डर्टी वॉर चल रहा था अर्जेंटीना में, और उस समय पे अर्जेंटीना में मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, और ये इन्होंने लगभग अपने 30,000 खुद के नागरिकों को ही डिसअपीयर कर दिया, किडनैप किया, टॉर्चर किया, मर्डर किया। मतलब कुछ हद तक जो म्यांमार में हो रहा है मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो कर रही है वो उस समय पर अर्जेंटीना में हो रहा था। हालांकि अर्जेंटीना में ये एग्जैक्ट फिगर 30,000 का बाहर आ चुका है। म्यांमार में कितने लोगों को मारा, टॉर्चर किया, बंद किया, ये फिगर कुछ साल बाद ही निकल जाएगा, क्योंकि म्यांमार की मिलिट्री इस बात को कहीं ना कहीं दबा रही होगी। इस रिस्पेक्ट में आप देखो तो ग्रॉस और सिस्टमैटिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन से लड़ने के लिए यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ने वर्किंग ग्रुप को स्टैब्लिश किया 1980 में एज द फर्स्ट स्पेशल प्रोसीजर मैकेनिज्म ऑफ द यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो ये जो वर्किंग ग्रुप 1980 में सेटअप किया गया यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के द्वारा, इट इज़ द फर्स्ट स्पेशल प्रोसीजर मैकेनिज्म ऑन द यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। अगर ये लाइन रट के कहीं पे लिख सकते हो, इट विल डेफिनेटली हेल्प। फिर बात करते हैं कि भाई इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस को आप किस प्रकार से डिफाइन करोगे। तो पहली डेफिनेशन ये हो सकती है कि आपने किसी की लिबर्टी छीन ली, यहाँ पे पर्सन को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया या एब्डक्ट किया गया उनकी विल के अगेंस्ट या बिना किसी प्रॉपर रीज़न के, और इसकी वजह से उनकी लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। नेक्स्ट जो ग्राउंड है वो ये है कि सीकिंग गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्ट। अलग अलग ब्रांचेस और लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल्स हैं वो इस प्रकार का इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस कर रहे हैं, या फिर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स और प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से सपोर्ट पा रहे हैं, डायरेक्ट सपोर्ट पा रहे हैं, इनडायरेक्ट सपोर्ट पा रहे हैं गवर्नमेंट के कंसेंट से, या फिर चुपचाप गवर्नमेंट पीछे से सपोर्ट दे रही है। इस प्रकार से अगर कोई भी एक्ट कमिट कर रहा है जो कि दूसरे बंदे की लिबर्टी के ऊपर आ रहा है, तो उसको आप कह सकते हो कि दिस इज सॉर्ट ऑफ इन्फोर्स डिसअपीयरेंस। और नेक्स्ट, जब भी कोई इन्फोर्स डिसअपीयरेंस हो रहा है तो उसकी शिकायत उठेगी, लोग सरकार से जाके गुहार लगाएंगे कि साहब हमें बचाइए, हमारे फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट ये हो रहा है। अभी उस केस में अगर सरकार कोई भी डिसीजन नहीं लेती, स्टेट्स कंटिन्यूस रिफ्यूजल टू टेक रेलेवेंट एक्शन, तो उस केस में भी आप कह सकते हो कि उस पर्टिकुलर पर्सन की लिबर्टी का डेप्रिवेशन हो रहा है। समझ गया बात को? तो ये तीन मेन वजह हैं, या फिर आप कह लीजिए तीन बेसिक चीज़ें हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि भाई ये जो आपका इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस ये एक्चुअली में है क्या। फिर आगे बात करते हैं। 1992 में एक डिक्लेरेशन आया था जिसका नाम था डिक्लेरेशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। तो यहाँ पे जो वर्किंग ग्रुप था इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि भाई वो लोग जिनकी फैमिलीज, वो फैमिलीज जिनके घर के लोग गायब हो गए हैं, और उन फैमिलीज जिनको ये पता तक नहीं है कि इनके घर के लोग कहाँ चले गए, तो ऐसे केसेस में इन लोगों की मदद करना काम था इस वर्किंग ग्रुप का। अभी इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट है ह्यूमन राइट्स कमीशन का जिनेवा में, और ये जो वर्किंग ग्रुप है जो कि मॉनिटर करता है इस बात को कि स्टेट्स कॉम्प्लियंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ के साथ। और ये जो बार बार मैं वर्किंग ग्रुप बोल रहा हूँ ना, ये WGEID है, यानी यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन इन्फोर्स्ड और वॉलंटरी डिसअपीयरेंसेस। तो मैं वर्किंग ग्रुप बोल रहा हूँ तो मतलब ये है। तो इस रिस्पेक्ट में दुनिया भर में जो वर्किंग ग्रुप्स हैं वो इंडिविजुअल पेटिशंस को एंटरटेन करते हैं, विक्टिम की फैमिलीज से उनकी बातें सुनते हैं, सिविल सोसाइटी मेंबर्स की बातें सुनते हैं, और उसको रेलेवेंट गवर्नमेंट के पास भेजते हैं। तो अगर चाइना की अथॉरिटी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आई है, बांग्लादेश या पाकिस्तान की अथॉरिटी से कोई कंप्लेंट आई है, तो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को अप्रोप्रिएट लेवल पे इस इन्फॉर्मेशन को भेजना और उनको प्रेशराइज करना कि इन्वेस्टिगेट करिए, डिसअपीयर्ड पर्सन्स को ढूंढिए। समझ गया बात को? तो ये सब बातें हैं यहाँ पे। अब आप देखो कि वर्किंग ग्रुप ने अब तक 109 कंट्रीज़ को 58,606 केसेस फॉरवर्ड किए हैं। अभी भी देखा जाए तो 46,271 केसेस अभी के लिए पेंडिंग है जो भी वर्किंग ग्रुप्स के पास आए हैं। तो इस रिस्पेक्ट में एक और स्टैटिस्टिक निकल के आ रहा है कि एशियन स्टेट्स जो हैं, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के जो इंस्टेंसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और कोविड-19 के बाद तो ये इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस और तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक तो पैंडेमिक के दौरान वैसे दुनिया का ध्यान कोविड की तरफ है, अभी उस कोविड की आड़ में कुछ कंट्रीज़ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस कर रही है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है
जो कि पैंडेमिक के समय पे सबका ध्यान पैंडेमिक की तरफ है। अभी उस केसेस में स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबल कर पाना, आंसरेबल कर पाना नेचुरली थोड़ा मुश्किल हो गया है। केसेस का इन्वेस्टिगेशन कर पाना नेचुरली थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। तो इस टर्म्स में आप देख सकते हो कि भाई ये जो ओवरऑल इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस वाला मुद्दा है, ये बहुत मेजर मुद्दा है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो टू प्रोटेक्ट द राइट टू बी फ्री फ्रॉम इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, द इंटरनेशनल कम्युनिटी अडॉप्टेड द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस ऑन 2006। अब ये इन्फॉर्मेशन अगर याद रख सको, मुझे पता है WGEID और इस प्रकार के पूरे फ्रेजेस याद रखना मुश्किल है, बट नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का ये जो आर्टिकल डिस्कस किया, यहाँ पे मैं जितने भी कन्वेंशंस बता रहा हूँ, यहाँ पे जो भी मैं वर्किंग ग्रुप बता रहा हूँ, एटलीस्ट उनका नाम लिख लो अपने रजिस्टर में एक लाइन के साथ कि ये करते क्या है। तो दिस विल बी ए शॉर्ट नोट। इस प्रकार से मैं आपसे कहता हूँ कि अपने नोट्स को हमेशा प्रिसाइज रखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखिए। तो ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस है, 2006 में इसको बनाना गया, 2010 में ये एक्टिव हुआ, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं बहुत कम है। केवल 63 मेंबर्स ने इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को साइन किया है, और इस रिस्पेक्ट में एशिया पैसिफिक रीजन के केवल 8 स्टेट्स ने साइन किया। ईस्ट एशिया में कंबोडिया, जापान, मंगोलिया, श्रीलंका ने साइन किया। ऑब्वियसली बात है चाइना जैसी कंट्रीज इसकी पार्ट नहीं है, क्योंकि चाइना जैसी कंट्रीज की पार्ट हो जाएंगी तो फिर उनको अपने कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा, और चाइना जैसी कंट्रीज किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहती। तो अब यहाँ पे खासकर एशियन कंट्रीज पे फोकस करके ऑथर ये बोल रहे हैं कि एशियन कंट्रीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अपने ऑब्लिगेशन को समझना चाहिए। जो उनके देश में कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है कि किसी को भी उठा लिया, किसी को भी गायब कर दिया, ये सही नहीं है। ये जो डोमेस्टिक क्रिमिनल लॉ सिस्टम है, इसको कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और इस रिस्पेक्ट में ये जो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स का वर्किंग ग्रुप है, ये कहीं ना कहीं काम भी कर रहा है। इस वर्किंग ग्रुप के बारे में मैंने जैसा कि आपको बताया, नाम याद रखिएगा। ये जो ऑथर हैं, ये इस वर्किंग ग्रुप के साथ पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं। तो भाई विक्टिम्स की अलग अलग प्रकार की कहानियाँ आती हैं, उन कहानियों को कंट्रीज़ के लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर उन कंट्री की सरकारें इस प्रकार के किसी भी एक्सप्लॉयटेशन में इन्वॉल्व हैं, तो सरकार कभी भी अपने आप को एक्सपोज नहीं करेगी। ये लोग जब कहानियाँ सुनते हैं इन लोगों की, तो इनको एक टिश्यू पेपर लेके बैठना पड़ता है, पानी की बोतल लेके बैठना पड़ता है, क्योंकि किसी का बेटा गायब है, किसी वाइफ का हस्बैंड गायब है, किसी के बच्चे गायब हैं, कोई बच्चे अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं। तो बड़ी ही दुखद स्टोरीज हैं, और इन दुखद स्टोरीज को एक मॉरल और एथिकल एंगल से देखने की ज़रूरत है। बट प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों कि जो ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री बहुत क्रूअल रही है। और आज की डेट में भले ही कितना भी आप कह लो कि ओपननेस आ गई है, डेमोक्रेसी आ गई है, लेकिन इंसानी नेचर आज भी बहुत क्रूअल है। कहने को हम लोग एथिक्स की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी इमोशन नहीं होता। चाइना जैसी कंट्रीज़, वियतनाम जैसी कंट्रीज़, इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव और डिक्टेटरशिप वाले रिजीम में एथिक्स, इमोशंस, इन सब चीज़ों के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्पररी रिस्पाइट। प्राइस स्टेबिलिटी मस्ट बी मेंटेन इवन स्टेप्स टू बूस्ट डिमांड आर टेकन। यहाँ पे क्या बात कही जा रही, तो भाई लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल आउटपुट का डाटा निकल के आ गया है फ्रॉम द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और यहाँ पे कुछ रिलीफ देखने को मिल रही है। कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो ख़राब हैं ही, ये तो कोई नई बात है नहीं, लेकिन थोड़ी रिलीफ आई। रिलीफ क्या आई कि अप्रैल के महीने में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जिसको आप कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन बोलते हो, ठीक है ना, CPI इन्फ्लेशन, ये बेसिकली 3 महीने नीचे आ चुका है, 4.29%। तो पिछले 3 महीनों में सबसे नीचे है ये जो 4.29% का हेडलाइन इन्फ्लेशन आया है, ये किसकी वजह से आया है? तो भाई फूड प्राइसेस थोड़े कम हुए, और स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट है। स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट का मतलब क्या हो गया है कि भाई अप्रैल 2021 में जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स थे, आप कह सकते हो कि इकोनॉमी नीचे जा रही थी, दाम ऊपर जा रहे थे, तो इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा था। अभी उस रिस्पेक्ट में इस बार चीज़ों के दाम थोड़े कम हुए हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे हेडलाइन इन्फ्लेशन कम नज़र आ रहा है। पिछले साल अप्रैल 2021 की बात करो तो एकदम से इकोनॉमी बंद हो गई थी, चीज़ों के दाम थोड़े बढ़ गए थे। तो इस बार उस रिस्पेक्ट में चीज़ों के दाम थोड़े कम बढ़े हैं, इसलिए इन्फ्लेशन कम नज़र आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट। अगर आप बात करो तो पिछले साल यानी कि अप्रैल 2021 में
ये जो हेडलाइन कोर इन्फ्लेशन था वो 7.22% था, और इस रिस्पेक्ट में जब दामों को कंपेयर किया गया तो हमको इंक्रीज केवल 4.29% का निकल के आया। फिर एक और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिलीज है, वो मार्च 2021 के इंडस्ट्रियल आउटपुट को 22.4% बढ़ा हुआ दिखा रही है। इस रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो यहाँ पे भी स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट मैटर कर रहा है, क्योंकि बात यह है कि मार्च 2020 में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डाटा था 18.7% घटा था, और इसीलिए अगर आप मार्च 2020 से मार्च 2021 को कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा भी इंक्रीज आपको ज़्यादा नजर आएगा, इसलिए यहाँ पे मार्च 2021 में इंक्रीज 22.4% नजर आ रहा है। तो मार्च 2020 और अप्रैल 2021 के फिगर से कंपेयर करने की वजह से ये फिगर्स हमको थोड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली में ये जो फिगर्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, बट फिर भी कुछ चीज़ें अच्छी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ आइटम्स का इन्फ्लेशन डाटा देखेंगे तो उसमें कमी आई है, और ये अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल सीरियल्स का दाम, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का दाम, वेजिटेबल्स का दाम, पल्सेस का दाम। ओके, तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप सीरियल्स और वेजिटेबल्स की बात करो, सीरियल्स के दाम 2.96% से घटे हैं, वेजिटेबल्स के दाम 14.2% से घटे हैं। उसके बाद आप देखो ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट इनका वेट होता है फूड और बेवरेजेस कैटेगरी में, इस इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने में, ये भी 0.13% से घटे हैं। पल्सेस का दाम अभी बढ़ा है, लेकिन 18 महीनों में पल्सेस का दाम बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन अब आप कह सकते हो कि पिछले 20 महीनों में पल्सेस के दाम के बढ़ने का जो रेट है वो काफ़ी कम है। तो इस बार जो पल्सेस का दाम बढ़ा है अप्रैल 2021 में, वो केवल 7.51% है। पिछले 20 महीने के डाटा को अगर आप कंपेयर करो तो ये सबसे धीमा इंक्रीज है। तो भले आप कह सकते हो कि पल्सेस के दाम बढ़े हैं, बट जो बढ़ने का रेट है वो पिछले 20 महीनों में सबसे कम है। तो इसको आप कह सकते हो कि दिस इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। फिर फूड और बेवरेजेस कैटेगरी में ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो 250 बेसिस पॉइंट से घटा है। 250 बेसिस पॉइंट मतलब 2.5%, एक बेसिस पॉइंट होता है 0.01%। तो इसीलिए फूड और बेवरेजेस कैटेगरी का जो इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, वो 2.66% पे आ गया, जो काफ़ी अच्छा है। फिर आप देखोगे कि ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा निकल के आ रहा है ओवरऑल, इससे नियर फ्यूचर में हम लोग बहुत सारे प्राइस प्रेशर्स देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हो सकता है इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़े। इसका रीज़न क्या हो सकता है कि ये जो पेंडेमिक आया है और ये जो इम्पैक्ट है लॉकडाउन का सेवरल स्टेट्स में, इसके चलते कुछ सोशियो इकोनॉमिक बर्डन भी आ सकता है। उस सोशियो इकोनॉमिक बर्डन के चलते इन्फ्लेशन बढ़ी जाता है, क्योंकि इंडिया की सप्लाई चेन्स यहाँ पे अफेक्ट हो जाती हैं। अगर आप बात करो तो कुछ सेक्टर्स में दाम बढ़े भी हैं। फॉर एग्जांपल मीट का दाम और फिश का दाम 16.7% से बढ़ा है, एग्स का दाम 10.6% से बढ़ा है। फिर ऑयल एंड फैट्स में, मतलब ऑयल और फैट्स का जो इन्फ्लेशन है वो 100 बेसिस पॉइंट्स मतलब 1% बढ़ के 25.9% पहुंच गया है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के दाम बढ़े हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में जो इन्फ्लेशन है वो 11.04% का हुआ है। तो पिछले साल असेंबली, मतलब अभी कुछ दिन पहले असेंबली इलेक्शन के चलते कुछ राज्य की सरकारों ने अपने टैक्सेस कम कर दिए थे, जिससे पेट्रोल के दाम नीचे आ रहे थे, डीजल के दाम नीचे आ रहे थे। उसके बावजूद भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में जो इन्फ्लेशन है वो 11.04% है। और ये इन्फ्लेशन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि हमारी सप्लाई चेन्स, हमारी इकोनॉमी की मूवमेंट इस पेट्रोल और डीजल पे डिपेंड करती है। उसके बाद आप देखो तो जो ग्लोबल क्रूड ऑयल के दाम हैं वो भी बढ़ रहे हैं। अब देखिए दुनिया भर की सप्लाई चेन्स तो ठीक हो रही हैं, वहाँ पे कोरोना सिचुएशन ठीक है। इंडिया की हालत ख़राब है कोरोना के रिस्पेक्ट में भी, इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में भी। तो इन ग्लोबल क्रूड ऑयल के जब दाम बढ़ेंगे तो अब इस बात है लोकल पेट्रोल और डीजल के दाम भी इंडिया में बढ़ेंगे, जो कि सही नहीं है। क्योंकि जब भी कोई फार्म प्रोडक्ट बनाता है, किसान एग्रीकल्चर करके धान पैदा करता है, वो धान मार्केट में जाती है तो किसी न किसी गाड़ी में जाएगी, उस गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए। तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो उन धानों का जो फाइनल दाम होगा मार्केट में वो भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। उसके साथ साथ कुछ दिन पहले ही मैंने सुपर कमोडिटी साइकिल के ऊपर एक करंट अफेयर्स में न्यूज़ डिस्कस की थी। सुपर कमोडिटी साइकिल क्या होती है उसके लिए मैंने एक अलग से भी पीपीटी बनाई है, जल्दी अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे जो बढ़ती हुई इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं, इसका जो आप देखोगे इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस के दाम बढ़ रहे हैं। इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है कमोडिटीज़ का वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुआ है 4.29% के ऊपर, बट बढ़ने के आसार हैं। इस रिस्पेक्ट में आप कह सकते हो कि
ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स निकल के आए हैं अभी के लिए अप्रैल के, ये हमें थोड़े समय के लिए खुश कर सकते हैं। मतलब कि ये बताया जा रहा है कि अप्रैल 2021 के और मार्च 2021 के ये जो कुछ बेटर इंडस्ट्रियल इंडिकेटर्स निकल के आ रहे हैं, ये बहुत छोटे टर्म्स में खुशी देने वाले हैं। आगे आने वाले समय में हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि IHS मार्केट की जो PMI सर्वे हुआ है, कुछ लोग बोलेंगे सर मार्केट नहीं मार्केट होगा, नहीं ये मार्केट ही है। तो IHS मार्केट की PMI सर्वे जो हुई अप्रैल की, वो ये बताता है कि नए ऑर्डर्स और जो नए आउटपुट हैं वो पिछले 8 महीनों में कम है। क्योंकि पिछले 8 महीनों में कहीं ना कहीं इकोनॉमी रिबाउंड कर रही थी, लेकिन उस रिबाउंड के बाद ऐसी कोरोना वायरस की इन्फेक्शन वेव आई है कि फिर से पैंडमिक के चलते बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुआ है, लोगों की जेब में पैसे कम है तो खरीदेंगे ही नहीं, तो चीज़ें बनाएगा कौन। तो इस रिस्पेक्ट में पॉलिसी मेकर्स को बहुत विजिलेंट रखने की ज़रूरत है, कैसे ना कैसे करके हमारी सप्लाई चेन्स ना टूटें, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रप्शंस ना हो, एट द सेम टाइम लिमिटेड लॉकडाउन भी लगे, जिससे भाई आप कह सकते हो कि कोरोना ना ज़्यादा फैले, प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, ये सब हमारी सरकारों को करना, एक इंटीग्रेटेड तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। दिस इज़ बेसिकली द नीड ऑफ द आवर, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आसाम ब्रू। हेमंत बिस्व शर्मा कैन नॉट कंटिन्यू विद बीजेपीज इवेसिव पोजीशन ऑन सिटीजनशिप। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो ये जो आसाम में ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में बात की जाए तो सर्बानंद सोनोवाल जी को हटा दिया गया है, हेमंत बिस्व शर्मा बैठे हैं, और ऑब्वियस सी बात है भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रलाइज लीडरशिप है, मोदी जी और अमित शाह जी, उन्होंने ही कहीं ना कहीं यहाँ पे हेमंत बिस्व शर्मा को अपॉइंट किया है। भाई बीजेपी के की स्ट्रैटेजिस्ट और ट्रबल शूटर रहे हैं, न केवल आसाम में, पूरे के पूरे एंटायर नॉर्थ ईस्ट में पिछले 6 सालों के लिए। तो अब हेमंत बिस्व शर्मा को इस सीएम की पोस्ट से दूर रखना पॉसिबल नहीं था। 2015 तक कांग्रेस में हेमंत बिस्व शर्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के रिस्पेक्ट में बहुत बड़े फिगर निकल के आए हैं। कांग्रेस में आप कह सकते हो कि ये प्लूरलिज्म को फॉलो करते थे। प्लूरलिज्म मतलब कि हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चलो, ऐसा ये आर्टिकल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पहले बता दूँ। और यहाँ पे हेमंत बिस्व शर्मा अब बीजेपी में एक पोलराइजिंग फिगर की तरह उभर के आ रहे हैं। ये जो बड़े स्टेटमेंट्स बहुत आसानी से हिंदू में रख दिए जाते हैं ना, ये काफ़ी ट्रिकी स्टेटमेंट्स होते हैं। हालांकि इस बात को भी पूरी तरीके से मना नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी ने पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स खेली है, खेली है, बट ऐसा नहीं है कि बाकी पॉलिटिक्स नहीं खेलती, सब खेलते हैं। अब इस रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो बीजेपी ने दूसरी बार आसाम में जीत हासिल कर ली है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह है हिंदू कंसोलिडेशन। ऑटोनॉमस ट्राइबल रीजन्स में बंगाली आसामी स्पीकर्स, इन्होंने ज़्यादातर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। अभी इस रिस्पेक्ट में बीजेपी की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको हेमंत बिस्व शर्मा आगे बढ़ाएंगे। इस वेलफेयर स्कीम में वुमेन को बेनिफिट्स देना, टी गार्डन वर्कर्स को बेनिफिट देना, ये सब करेंगे। और ये सब कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें हैं, ये कंट्रोवर्शियल मूव नहीं है, ये लोगों के लिए की गई चीज़ें हैं और इसको सब लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस रिस्पेक्ट में ये जो नया सिटीजनशिप रिजीम आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, ये किस प्रकार से इवॉल्व करेगा, ये किस प्रकार से काम करेगा, इसको कहीं ना कहीं क्लियर करना पड़ेगा हेमंत बिस्व शर्मा को। मतलब कि आसाम की पॉलिटिक्स में ये जो सिटीजनशिप वाला मुद्दा है, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और इस मेजर रोल में अब तक बीजेपी की सेंट्रलाइज्ड पार्टी का क्लियर स्टैंड सामने निकल के नहीं आया है। अगर आप देखो तो हेमंत बिस्व शर्मा जी की जो सरकार है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, और ये मांग कर रहे हैं कि रीवेरिफिकेशन करो आसाम के नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स का। ये जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स का फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था अगस्त 2019 में, इसमें 3.3 करोड़ एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से 19.06 लाख लोगों को बाहर रखा गया। समझिए बात को, एक बार एनआरसी को पब्लिश करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, और अब यहाँ पे आसाम की सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई है कि ये जो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं एनआरसी को पब्लिश करने में, इसको सही किया जाए। अब देखिए, कुछ लोगों के हिसाब से ये मानना है कि जो 3.3 करोड़ एप्लीकेशंस में केवल 19 लाख लोगों को एक्सक्लूड किया गया है, और ज़्यादा लोगों को एक्सक्लूड करना चाहिए। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट से क्या डिमांड कर रहे हैं कि भाई वो इलाके जो बांग्लादेश के बॉर्डर के पास हैं वहाँ पे 20% रीवेरिफिकेशन करिए एनआरसी का, जो इंटीरियर इलाके हैं आसाम के वहाँ पे 10% करिए रीवेरिफिकेशन, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के अंदर ये सब काम होना चाहिए। आप समझिए,
अपने आप में एनआरसी को पब्लिश करना एक बहुत मेजर काम था, एक बहुत बड़ा काम था, सालों उसमें लग गए हैं। और अब यहाँ पे हेमंत बिस्व शर्मा उसको रिविजिट कर रहे हैं, उसका आप कह सकते हो वेरिफिकेशन कराने की बात कर रहे हैं। आप बहुत आराम से इस बात को एज्यूम कर लो कि ये मुद्दा आराम से 5-6 साल और चलने वाला है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बना देती है ये देखने के लिए कि ये जो एनआरसी में 3.3 करोड़ लोगों में से 19 लाख लोग बाहर निकाले गए हैं, ये सही है या गलत है, ये अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन है। और अब इस डिसीजन को रिविजिट करने जाओगे तो 4-5 साल बड़े आराम से जाएंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को अगर आप मिला के देखोगे तो एक बड़ा अजीब सा मुद्दा था। मुद्दा ये था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया कि 2014-15 के बाद जो लोग इंडिया के अंदर घुसे हैं उनको आप सिटीजन दे सकते हो, बशर्ते वो हिंदू, बुद्धिस्ट, आपका क्रिश्चियन, इन सब धर्मों को बिलोंग करते हो। तो ये बोला गया कि ये 3.3 करोड़ में से जो 19 लाख लोग बाहर निकाले गए, इन 19 लाख लोगों में जो हिंदू हैं उन हिंदू को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर भारत की नागरिकता मिल जाएगी, और जो मुस्लिम्स हैं उनको नहीं मिल पाएगी। उन मुस्लिम्स को तुरंत बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। यहाँ पे पहली बात, कोई चीज़ तुरंत नहीं हो सकती। जब आपको एनआरसी के अंदर बाहर निकाल भी दिया गया है तो आपको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के पास जाना पड़ेगा। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में आपकी एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी, लेकिन फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जाने के लिए आपको सरकार की तरफ से एक रिजेक्शन स्लिप मिलनी चाहिए। अभी रिजेक्शन स्लिप भी लोगों को नहीं मिली, तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के पास क्या जाएंगे। मान लो कोई पर्सन रिजेक्शन स्लिप लेके फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के पास चला भी जाता है, तो फॉरेनर ट्राइब्यूनल फिर डिसाइड करेगा उसके एक मतलब वो जो पर्सन जिसको इंडिया से बाहर निकाल दिया गया है वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स में ऑब्वियस सी बात है जाके अपना केस रखेगा कि साहब देखो मेरे साथ गलत हुआ है, माई बाप मुझे बचाओ। तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल उसको फिर से रीइंस्टेट भी कर सकता है। मान लो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल भी ये बोल देता है कि इन लोगों को देश के बाहर निकालो, तो उस केस में जो भारत की सरकार है ना, वो ऑफिशियली बांग्लादेश की सरकार के साथ कांटेक्ट करेगी और उस पर्टिकुलर पर्सन के जो डिटेल है वो बांग्लादेश की सरकार को प्रोवाइड करेगी। बांग्लादेश की सरकार अब किस स्पीड से काम करती है सोचने वाली बात है। तो बांग्लादेश की सरकार पुलिस को डिप्लॉय करेगी, उस आदमी के घर गांव में भेजेगी, देखेगी कि भाई सच में क्या ये आदमी यहाँ पे था। और फिर जब बांग्लादेश की सरकार की तरफ से हामी आ जाती है इंडिया की सरकार के पास, तब उस पर्सन को ऑफिशियली इंडिया की सरकार बांग्लादेश की सरकार को हैंड ओवर कर देगी। आज तक ऐसे रिपैट्रिएशंस बहुत कम हुई, बहुत लंबा प्रोसेस है, समझ गए। और इस रिस्पेक्ट में हो क्या रहा है कि जिन लोगों से लिस्ट से बाहर निकाला गया वो लोग रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं आसाम में, और इन रिफ्यूजी कैंप्स की हालत बहुत ख़राब है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रीटमेंट उनके साथ नहीं हो रहा है। लेकिन इस रिस्पेक्ट में आप ये समझ लो कि ये जो कंडीशन है ये ऐसी ही रहने वाली है आगे कई सालों तक, ये सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स इसको सुधारना चाहते नहीं है। पॉलिटिकल मास्टर्स का सीधा सीधा अप्रोच है, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ और चीज़ों को घुमाते रहो, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं घूमती रहेंगी। क्योंकि सीधी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अगर आप हिंदू मासेस को सिटीजनशिप देते हो और मुस्लिम मासेस को एक्सक्लूड करते हो तो देश में दंगे भड़कने के चांसेस हैं, बहुत सारे इंटेंस प्रोटेस्ट होने के चांसेस हैं। दूसरा, आसाम के अंदर जो नेशनलिस्ट हैं, आसाम के अंदर जो हिंदू लोग हैं, वो क्या बोलेंगे। वो ये बोलेंगे कि भाई देखिए, आसाम का जो नेटिव पर्सन है वो चाहता है कि बांग्लादेश से चाहे मुस्लिम आया हो चाहे हिंदू आया हो, सबको बाहर निकालो। अभी इस रिस्पेक्ट में अगर बीजेपी की सरकार हिंदूज को सिटीजनशिप दे देती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, तो आसाम के हिंदूज भी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनका ये बोलना है कि आसाम स्टेट हमारा है, तो बांग्लादेश से जो हिंदू आए हैं और जो मुस्लिम आए हैं सबको बाहर निकालो। तो बीजेपी बीच में फंस गई है। एक तो उसका हिंदू कंसोलिडेशन वाला जो मेथोडोलॉजी है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट करें। अगर आसाम में वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो जो आसाम के नेशनलिस्ट हैं वो नाराज हो जाएंगे, तो 5 साल बाद फिर यहाँ पे इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो आसाम के इलेक्शन के मुद्दे में सिटीजनशिप वाले स्टैंड पे बीजेपी ने कोई क्लियर चीज़ दी ही नहीं है। इस रिस्पेक्ट में आप एक बात और समझो, सिटीजनशिप से रिलेटेड चीज़ों को डिसाइड करना केंद्र सरकार के हाथ में, और हिमंत बिस्व शर्मा राज्य सरकार के सीएम है। तो टेक्निकली हिमंत बिस्व शर्मा के हाथ में कुछ है नहीं, बट चूंकि राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार की पॉलिटिकल पार्टी एक ही है तो ये बहाना चल नहीं पाएगा। लोगों को भी आसाम के अंदर ये पता है कि आसाम की राज्य की सरकार जो कर रही है वो केंद्र की सरकार चाहती है, इसीलिए हो रहा है। तो इस रिस्पेक्ट में कितने हिंदूज को देश के अंदर रखना है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एनआरसी के अंदर, कितने बाहर निकालने हैं, किस हिसाब से चीज़ें होंगी, इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो आसामीज नेशनलिस्ट हैं, जो आसाम के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो किस हद तक बीजेपी को वोट देते हैं। अभी के लिए तो वोट मिल गए, लेकिन अगर कहीं से भी बीजेपी पार्टी इस प्रकार से करती हुई नजर आई कि एनआरसी की लिस्ट के थ्रू हिंदूज को बाहर नहीं निकाला जा रहा है, केवल मुस्लिम्स को बाहर निकाला जा रहा है और हिंदूज को नागरिकता दी जा रही है,
तो आसाम में भी इलेक्शन जीतना बीजेपी के लिए अगले टर्म में मुश्किल हो जाएगा। तो इस रिस्पेक्ट में बीजेपी टाइगर को राइड कर रही सिटीजनशिप क्वेश्चन को लेके। तो मोस्ट प्रॉब्ली जितना मुझे समझ में आ रहा है, आगे आने वाले समय में बीजेपी इस मुद्दे को आगे ही टालने की कोशिश करेगी, और सुप्रीम कोर्ट में अगर मैटर जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ऑर्डर कर देता है कि कमेटी बना दो, तो कहो कमेटी 4, 5, 6, 7 साल जाने कितने साल ले ले अभी के लिए इस इशू पे अपना राय देने में। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भले ही लागू हो गया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। आई होप टॉपिक का सेंस आपको समझ में आ गया हो, और ये भी समझ में आ गया हो कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो आदमी नॉर्मल इंसान के दिमाग के साथ कैसे खेलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, रिफॉर्मिंग मेडिकल एजुकेशन एन अनफेटेड मार्केट अप्रोच इज़ नॉट द आंसर टू हेल्थ वर्कफोर्स क्राइसिस। यहाँ पे क्या है कि भाई देखिए, इंडिया के जो हेल्थ सिस्टम है उनके सामने बहुत सारे न्यूमरस चैलेंजेस आ गए हैं, और इनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और इस स्ट्रेंथन करने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपको भाई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, पैसा चाहिए। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। हेल्थ सिस्टम में ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आता है, हेल्थ वर्कर्स आते हैं, डॉक्टर, नर्सेज, ठीक है ना, हेल्थ वर्कर्स। आप हॉस्पिटल में जाइए तो बहुत प्रकार के लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के अंदर जो कचरा साफ करने वाले लोग हैं वो भी हेल्थ वर्कर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इन सब ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं होनी चाहिए अगर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना है, हेल्थ रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। और इनको पूरा करने के लिए हेल्थ वर्कर इज़ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट। इस रिस्पॉन्स में हेल्थ सिस्टम्स में डिटेक्शन थ्रेट्स लाइक कोविड-19 को डील करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज तगड़े होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ह्यूमन रिसोर्सेज ही गड़बड़ है, और खासकर रूरल एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। अगर आप बात करो नॉर्दर्न स्टेट्स की, तो नॉर्दर्न स्टेट्स में डॉक्टर पॉपुलेशन इशू बद से बदतर है। साउदर्न स्टेट्स में डॉक्टर पॉपुलेशन इशू फिर भी ठीक है। तेलंगाना छोड़ दीजिए, तेलंगाना में डॉक्टर पॉपुलेशन इशू बहुत ख़राब है। लेकिन बाकी साउदर्न स्टेट्स में, जैसे तमिलनाडु में, केरला में, फिर भी हालात इतने बुरे नहीं हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। अब इस रिस्पेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उभर के आती है कि रूरल इलाके में डॉक्टर्स को पहुंचाना। दूसरा, डॉक्टर्स को ज़्यादा लाने के लिए, हेल्थ वर्कर्स को ज़्यादा लाने के लिए अच्छी मेडिकल एजुकेशन की ज़रूरत है। लेकिन फिर से यहाँ सरकार को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, भाई हमारे यहाँ पे सरकार मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच ले रही है मेडिकल एजुकेशन की तरफ। हमारे यहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स की कमी है। तो नीति आयोग ने कुछ प्रपोजल दिए हैं। प्रपोजल क्या बोलता है कि जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को ओवरटेक कर सकती हैं, और उसमें 150 एमबीबीएस की सीट को इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। समझिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक सरकारी हॉस्पिटल होता है, और एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर की सबसे अच्छी ट्रेनिंग होती है। आप एम्स में चले जाओ, आप किसी भी बड़े पीजीआई चंडीगढ़ में चले जाओ, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पे आपको बहुत सारे डॉक्टर्स मिल जाएंगे जो वहाँ पे रह के डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ साथ पेशेंट्स को सॉल्व करने में, ट्रीट करने में मदद कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स का रोना तो बहुत ज़्यादा हो गया है, उन्होंने नई नई डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की थी, कोविड फैलने लगा तो उनको कोविड वार्ड में लगा दिया, तो वो ये सोच रहे हैं कहाँ ही डॉक्टरी में आ गए। खैर वो एक अलग बात है। तो अब यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 150 एमबीबीएस की सीटें खोलने की बात की नीति आयोग ने, और इस एमबीबीएस के प्रोग्राम को पढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर रहा है कौन, नीति आयोग। अब यहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है। ये अप्रोच बिल्कुल सही है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप एमबीबीएस की सीटें खोल दो, बट प्रॉब्लम ये कि आप प्राइवेट सेक्टर को बुला लो, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे होगा कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोविजनिंग। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोविजंस में चीज़ें बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोची जाएंगी, और जब बात आती है बिजनेस की तब बात आती है प्रॉफिट की। और इंडिया में कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर प्राइवेट प्लेयर्स आके इन एमबीबीएस के कोर्सेज को चला रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है जो मेडिकल एजुकेशन की फ़ीस होगी वो ज़्यादा होगी, और हर गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो अमीर लोग ही आ पाएंगे। अभी अमीर इंसान ज़्यादा पैसा ख़त्म करके एमबीबीएस का कोर्स करेगा तो वो शहरों में रह के नौकरी करना चाहेगा, बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में रह के नौकरी करना चाहेगा, अपोलो जैसे। वो कभी भी गाँव में जाके काम नहीं करना चाहेगा। जबकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तो भाई सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशन को बढ़ा रहे हो, मेडिकल एजुकेशन को बढ़ा रहे हो, तो कम से कम उन लोगों को ज़्यादा चांसेस दो जिनके अंदर टैलेंट है बट वो गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। इन लोगों के अंदर एक ज़ील होती है कि चलो भाई अगर हम फ्री में पढ़ के आगे बढ़ते हैं तो कुछ हद तक हम गाँव में जाके काम करेंगे। हालांकि सारे डॉक्टर्स गाँव में जाके काम नहीं करते,
बट अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो गांव में जाके काम करना चाहते हैं पैसे के कंसिडरेशन को साइड रख के। ऐसे टैलेंट को आगे लाने की ज़रूरत है, ना कि आप सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट कंपनी से कह के सीटें इंट्रोड्यूस करवा दो। क्योंकि ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये केवल मेडिकल एजुकेशन की कॉस्ट को ही नहीं बढ़ाएंगी, ये ओवरऑल हेल्थ के एक्सपेंसेस को ही बढ़ा देंगी। और ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं ये आखिरी आप कह सकते हो उम्मीद है गरीब लोगों के लिए। अभी इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी प्राइवेट प्लेयर्स को घुसेड़ दोगे तो ये गरीब जाएंगे कहाँ। अगर इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का कॉर्पोरेटाइजेशन होता है, भले वो मेडिकल एजुकेशन में हो रहा है, लेकिन तब भी इनकी सर्विसेज महंगी होने लगेंगी और हर इंसान यहाँ पे जाके केयर नहीं ले पाएगा। अभी के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 1 रुपये का पर्चा बनता है, आप जाके देखिए लंबी लंबी लाइन लगती है। लेकिन वो जो डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी नौकर है। अभी यहाँ पे अगर प्राइवेट सेक्टर घुसने लगेगा तो प्राइवेट सेक्टर तो जैसा कि मैंने आपको बताया प्रॉफिट मोटिव से ही काम करता है। तो वो मेडिकल ग्रेजुएट्स जो कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा कॉलेज से निकलेंगे पैसा खत्म करके, वो अपने इन्वेस्टमेंट को वसूल करके फॉरेन जाने की कोशिश करेंगे, अर्बन इलाकों में काम करने की कोशिश करेंगे। तो इस रिस्पेक्ट में डॉक्टर शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप से लॉन्ग टर्म थिंकिंग की ज़रूरत है। जबकि हमारी सरकार क्या कर रही है कि हर चीज़ में ही प्राइवेट सेक्टर को घुसेड़ दे रही है। जहाँ पे भी देखिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इन्वॉल्व किया गया, वहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स ने प्रॉफिट मोटिव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो या तो सरकार इस हद तक इन्वॉल्व हो कि भाई ये जो प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं ये कम प्रॉफिट मार्जिन्स पे काम करेंगे। अभी वो कम प्रॉफिट मार्जिन्स पे काम करेंगे तो वो आएंगे ही नहीं। इस रिस्पेक्ट में मेडिकल एजुकेशन को एक प्राइवेट ग्रुप ना समझ के एक पब्लिक गुड समझने की ज़रूरत है। एक ऐसा चीज़ समझने की ज़रूरत है जिसकी ज़रूरत एक आप कह सकते हो देश के आम नागरिक को। फॉर एग्जाम्पल कोई पब्लिक पार्क खोल दिया आपने, तो पब्लिक पार्क में सब लोग शाम को घूमने जाते हैं। ज़्यादातर पब्लिक पार्क सरकार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह ही चलाती हैं। कोई प्राइवेट कंपनी कभी पब्लिक पार्क खोलेगी? पब्लिक पार्क में कोई एंट्री फीस तो होती नहीं, तो प्राइवेट कंपनी क्यों अपना पैसा खत्म करेगी जब उसका पैसा ही रिकवर नहीं होगा। तो अभी हेल्थ एजुकेशन जैसी फील्ड में भी अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स घुसेड़ दोगे तो भाई कौन ही फिर गरीबों के लिए काम करेगा। ये व्यू पॉइंट यहाँ पे सौमित्र घोष साहब दे रहे हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में। तो भाई एलोकेट करना एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज ताकि मेडिकल कॉलेजेस की ओवरऑल कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, और सरकारी कॉलेजेस में मेडिकल की सीटें बढ़ाना ये कोशिश होनी चाहिए सरकार की, ना कि ये कि सरकारी में भी आप प्राइवेट कंपनी को घुसेड़ के एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने लगो, जो कि करंटली नीति आयोग का आइडिया बोलता है। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो की वर्ड ऑफ द माउथ मार्केटिंग करना, और हो सके तो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे भी इस वीडियो को शेयर कर देना। गुड बाय।